ये वाला जो टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आए, इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये नहीं हो सकता। पेपर में पक्का आएगा क्वेश्चन, इस साल भी आया, हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दूसरे टॉपिक्स के होते हैं, दूसरे टॉपिक्स पे बेस्ड होते हैं, लेकिन वो यूनिट एंड डायमेंशन से हो जाता है वो क्वेश्चन सोल्व, ठीक है ना। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। इसके ऊपर आप जो है ना मतलब डीपीपीज भी कर सकते हो, और इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो आप काफ़ी सारे, ठीक है ना। शुरुआत कर रहे हैं, मैं सिर्फ काम की बात जो है ना वो बताऊंगा। इसमें ना फालतू की थ्योरी लिखी हुई है किताबों के अंदर, बहुत सारी फालतू की चीज़ें टीचर इसमें पढ़ा रहे हैं, मतलब उससे बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी इन्फॉर्मेशन तो जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है ना। अभी आपको देखना 2-3 दिन में कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कहोगे सर कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आए हम कर लेंगे, ठीक है ना। शुरू करते हैं। इसके अंदर देखो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सबसे पहली बात तो देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटीज है बहुत सारी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो होती है फिजिकल क्वांटिटी, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बताइए, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बताइए, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जिसको मेजर किया जा सकता है। जैसे कि फोर्स है, लेंथ है, टाइम है, मास है। मास को मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में, टाइम को मेजर कर सकते हो सेकंडों में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में आप मेजर कर सकते हो, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर कर सकते हो। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है ना। हमारे कोर्स में लगभग 70 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लगभग 70 है, ठीक है ना। जैसे कि ना हर चैप्टर में अलग अलग हैं। अब काइनेमेटिक्स आप पढ़ोगे शुरू में, काइनेमेटिक्स में क्या आएगा, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये सब आएंगे। आगे आप पढ़ोगे लॉज ऑफ मोशन, उसमें मोमेंटम आएगा, फोर्स आएगा, एक्सेलरेशन भी इसके अंदर यूज होगा, ठीक है ना, ये सब होते हैं। इंपल्स होगा उसके अंदर, ठीक है ना, इम्पैक्ट फोर्स हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मान लो आप पढ़ते हो वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें पावर होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसमें स्प्रिंग फोर्स होता है, ये होता है। जैसे अगर आप रोटेशन पढ़ते हो, रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसके अंदर, रोलिंग फ्रिक्शन। और अगर ग्रेविटेशन पढ़ते हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। इसके अलावा मतलब और भी होती हैं, कई सारी होती है इसके अंदर, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है जैसे, ठीक है ना, एस्केप वेलोसिटी होती है। तो कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज ग्रेविटेशन में भी आती है। आगे आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके अंदर सरफेस टेंशन होता है, सरफेस एनर्जी होता है, वॉल्यूम फ्लक्स होता है, मास फ्लक्स होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज जैसे उसके अंदर होती हैं। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है उसके अंदर, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी होता है, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं सारी, सारे चैप्टरों में अलग अलग होती हैं। हीट एंड थर्मो है, हीट एंड थर्मो के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा मोलर हीट कैपेसिटी होता है उसमें, एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन साइकिल, ठीक है ना। तो ये सब इंटरनल एनर्जी उसके अंदर होता है। ये सब क्या बताइए, वर्क डन बाय गैस होता है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एसएचएम एंड वेव पढ़ोगे आगे, एसएचएम वेव में अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके अंदर, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड है उसके अंदर, और वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी होता है उसके अंदर। तो कई ये फिजिकल अलग अलग चैप्टर में लगा। प्लस 2 के चैप्टर्स में आ जाओ आप, 12th के चैप्टर्स में पहले चैप्टर पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कैपेसिटेंस, ये सब होता है उसके अंदर। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आ जाओ, करंट होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, करंट डेंसिटी उसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है, ईएमएफ होता है, ठीक है। ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ अलग अलग चैप्टर में अलग अलग हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है बताइए, इंडक्टेंस है उसके अंदर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसके अंदर है, ठीक है ना। उसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट है उसके अंदर, मतलब कई सारी हैं फिजिकल क्वांटिटीज उसके अंदर भी, ठीक है। इंडक्टेंस होगी, और भी हैं, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड मैंने आपको बता दिया, कैपेसिटेंस होता है जैसे, ठीक है ना। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और भी होंगी मतलब। और इसके अलावा ऑप्टिक्स में आ जाओ, ऑप्टिक्स में अलग फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना। फोकल लेंथ होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके अंदर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके अंदर होता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, ठीक है। और इसके अलावा फ्रिंज विड्थ, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स में आ जाओ, मॉडर्न फिजिक्स में अलग फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट भी, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना मतलब हर चैप्टर में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। टोटल मिला जुला कितनी होती हैं, अराउंड ये 70-75 लगभग,
टोटल इतनी होती है। ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज की अगर आपको डेफिनेशन पता है, आपको इनकी यूनिट्स पता है, आपको इनकी डायमेंशंस पता है और इनके अंदर आपस में रिलेशन पता है, तो समझ लो आगे फिजिक्स, ठीक है ना। तो फिजिक्स आ गई। इनके अंदर आपको ये जितनी मैंने फिजिकल क्वांटिटीज बोली और भी बहुत सारी हैं, टोटल 70-75 मैंने बताया। ये तो एक नीट एस्पिरेंट को मतलब ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए। मैं जैसे ही किसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बोल लूँ, आप तुरंत बताना शुरू कर दें उससे रिलेटेड, तुरंत आप 5 मिनट तक बोलते रहें उसके बारे में। ये तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे फिजिकल क्वांटिटी का नाम बोला जाए वैसे ही, ये बेस है, मतलब ये पता होना, ठीक है। अच्छा, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। इन सब की मेजरमेंट हो सकती है, इनको नापा जा सकता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड। अच्छा सुनो, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी मेजरमेंट नहीं हो सकती। पेन, दर्द है जैसे, पेन, पेन की कोई मेजरमेंट नहीं हो सकती, ठीक है ना। अभी मान लो कि आप अपना हाथ ऐसे करो, थोड़ा सा ऊपर करो, और ऊपर करो, और ऊपर करो, इधर लेके आओ, पेन हुआ नहीं हुआ? अबे आराम कर, ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। कुछ तो हुआ होगा हल्का फुल्का। तो वो जो हल्का फुल्का पेन हुआ उसकी वैल्यू बताओ कितनी थी, न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, कितना कह रहे हो? रामखोर बोल रहा है 20.38 ऐसा कुछ बोल रहा है। कहने का मतलब ये है कि यार इसकी वैल्यू नहीं बताई जा सकती, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताई नहीं जा सकती। एक्चुअल में क्या है कि अगर बताई जा सकती होती तो पेन भी क्या होता बताइए, एक फिजिकल क्वांटिटी। लव, लव फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मेजरमेंट नहीं हो सकती। कोई कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत कितना, न्यूमेरिकल वैल्यू बता। आप बोलते हो न्यूमेरिकल वैल्यू, मेजरमेंट करके बता पहले तो कितना। मेजरमेंट मान लो हो सकती, फिर हर रोज चेक कर लेते, आज घट गया आगे बढ़ गया, मेजरमेंट हो सकती थी। तो लव, लव भी फिर फिजिक्स में आता, फिर फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता, चैप्टर होता, सारे फिजिक्स लेते फिर उसके इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है, हो सकता आने वाले टाइम में ऐसी कोई मेजरमेंट हो सके, आने वाले टाइम में कोई बॉडी के अंदर कोई चिप लग जाए और वो चिप एग्जैक्ट बताना शुरू कर दे, ठीक है, और उसकी मेजरमेंट होना शुरू हो जाए, फिर आ जाएगा फिजिक्स में। कोई बड़ी बात नहीं है, फिजिक्स में आ जाएगा फिर। खैर, आपको पता लग गया इस बारे में। इसके अंदर जो है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये आपको पता लगे कि ये एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड, ठीक है। ये दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है फंडामेंटल, एक तो होती है फंडामेंटल, और दूसरी कौन सी होती है बताइए? डिराइव्ड, डिराइव्ड होती हैं, ठीक है। इसके अंदर ना कुछ स्टूडेंट्स को ये होता है ये चैप्टर आता हो पहले से, तो यार एक बार ना भूल जाओगे, आपको ये नहीं आता, इसको ना नए सिरे से सीखना है आपको, नए सिरे से, और बिल्कुल दिमाग में एक बात घुसानी है इसकी, ठीक है ना। ये छोटा चैप्टर है लेकिन सोल्व होने वाला होता है। फंडामेंटल के अंदर देखो कौन कौन सी होती है फंडामेंटल में। फंडामेंटल में सुन लो क्या क्या होता है। देखो साइंटिस्ट लोगों ने ना 7 क्वांटिटीज को तो फंडामेंटल कह दिया और बाकी सबको डिराइव्ड कह दिया। 7 क्वांटिटीज थी जितनी मैंने बोल ली, जो 70-75 है टोटल, उन 75 में से 7 कैसी है बताइए? फंडामेंटल, जिसमें से अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। इन फंडामेंटल के नाम लिख रहा हूं मैं, इनके नाम है लेंथ, मास, नहीं यार दोबारा करते हैं, शुरू में मास, फंडामेंटल के नाम लिख रहा हूं मैं, फंडामेंटल, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ये 7 तो फंडामेंटल, इनको अभी की अभी याद कर लो, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम तो लिख रखा है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यार यूनिट्स के क्वेश्चन 1-2 मिलेंगे आपको 100 में से, कोई 1-2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और यूनिट्स आपको पता भी होती हैं सबको। जिसकी डायमेंशन निकाल लोगे उसकी यूनिट निकालने में क्या प्रॉब्लम है आपको? मेन रोल किस चीज़ का है? डायमेंशंस का, सारा रोल डायमेंशंस का है। ये चैप्टर ही डायमेंशन है, मतलब कोई न्यूमेरिकल जो आएगा क्वेश्चन आएंगे वो डायमेंशंस के आएंगे। मैं इन सब की डायमेंशंस लिख रहा हूँ।
आपको सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर डायमेंशंस लिखनी आ गई तो समझ लो आधा रोल तो खत्म हो गया, आधी तो आ गया ये चैप्टर। ठीक है, फिर कुछ रूल्स और जानने हैं, फिर सारे क्वेश्चन सोल्व होना शुरू हो जाएंगे। सुन आप, इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एम, इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एल, इसकी होती है कैपिटल टी, इसकी होती है कैपिटल के, इसकी होती है कैपिटल ए, और इसकी होती है मोल, MOL। ठीक है ना, और इसकी होती है कैंडेला, CD से नोट करते हैं इसको, CD, स्मॉल CD कैंडेला बोलते हैं। और CD इसकी डायमेंशन CD होती है, इसकी डायमेंशन मोल होती है। इन सब की डायमेंशन आप याद कर लो। ये फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है मैं अभी आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा अभी। ठीक है ना, आप एक काम करो, फंडामेंटल और डिराइव्ड में क्या फ़र्क है अभी समझेंगे, लेकिन आपको अभी ये सातों की साथ तो याद होनी चाहिए और इनकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। पहली जो 5 हैं इनकी जो डायमेंशन है वो कैपिटल में लिख रखा है और ये स्मॉल में लिख रखा है। ठीक है ना, ये ऐसे याद होनी चाहिए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है ना, और फिर इनकी डायमेंशन ऐसे याद होनी चाहिए सबकी। ठीक है ना, आपको 2 मिनट का टाइम मिल रहा है, करिए आप इसको।
हाँ जी, याद हो गई होंगी सभी को ये तो? याद होगी क्या? सातों के साथ बता दो भाई। हाँ जी, आप बता दो, सातों के साथ बता दो। ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे हो यार सर ये क्या करवा रहे हैं बच्चों की तरह, मतलब ये तो ना 11th में भी स्कूल टीचर भी यही करवाते हैं। तभी तो ना जीरो से शुरू किया ना मैंने, अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम काफ़ी हाई लेवल तक जाएंगे अभी इस बैच के अंदर, ठीक है ना। बहुत स्पेशल, मतलब जो है आप खुद कहोगे सर कहाँ मतलब जो है इतना टफ टफ आ रहा है, लेकिन अभी जीरो से शुरुआत की है मैंने। अब सुनो अगली बात यार, फंडामेंटल और डिराइव्ड में क्या फ़र्क है? देखो सुनो आप, इसके अंदर जो है ना अभी डिराइव्ड क्या होती है, इनके अलावा जितनी भी है सारी डिराइव्ड है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, सब की सब डिराइव्ड है, राइट। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर जो है ना ये होगी फंडामेंटल होगी, क्योंकि ना वो इनसे मिलके बनी है। फंडामेंटल वो होती हैं जिनका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है, और डिराइव्ड क्या होती है बताइए? जो इनसे मिलके बनती हैं। जैसे कि आप एक बात करते हैं, मान लो कि वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, सबको पता है क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट और लेंथ का मतलब एक ही है डायमेंशन की टर्म्स में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी एल है, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की लेंथ ही है, इसको लेंथ बोल दो चाहे, बस नाम अलग है इसका। तो ये ना लेंथ और टाइम से मिलके बनी है। वेलोसिटी किससे मिलके बनी है? लेंथ और टाइम से। जैसे कि अगर हम बात करें कि मोमेंटम, जैसे मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी से मिलके बना है, और वेलोसिटी खुद लेंथ और टाइम से मिलके बनी है, तो ये भी डिराइव्ड हुआ, ठीक है। जो किसी से मिलके बने होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं। जैसे कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD से लेके Z तक, ये सारे फंडामेंटल हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हिसार, तो हिसार क्या बताइए? यहाँ पे हिसार यहाँ पे डिराइव्ड है, हिसार यहाँ पे डिराइव्ड है, क्योंकि ना वो इनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। जिसका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल, और अगर उनसे मिला के कुछ बना हुआ है तो वो डिराइव्ड हो जाएगा। पहले क्या था कि पहले ना डोल्टन नाम का साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि एटम फंडामेंटल है। एटम फंडामेंटल, उसने एक लाइन बोली थी कि एटम इज फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि ना उसने कहा कि एटम किसी से मिलजुल के नहीं बना हुआ, एटम का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। उसने ये बोला एटम को और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, और बाकी दुनिया में सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी हुई हैं, तो उसकी ये बात गलत थी। जबकि एटम फंडामेंटल होता ही नहीं है। एटम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, तो वो फंडामेंटल नहीं थे। फिर ये हुआ कि चलो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फंडामेंटल हैं, लेकिन ये भी फंडामेंटल नहीं होते, ये भी किसी से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ मतलब जो है, कहने का मतलब एटम पहले फंडामेंटल था, अब नहीं है। अब समझ के क्यों नहीं था, और अब पहले क्यों था फंडामेंटल? क्योंकि पता ही नहीं था ये किससे मिलके बना हुआ है, और उसको तोड़ना भी मुश्किल था किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से। लेकिन बाद में उसको तोड़ना आसान हो गया, पता लग गया इसके अंदर क्या है, तो वो फंडामेंटल नहीं रहा, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी, फंडामेंटल और डिराइव्ड में फर्क समझ में आ गया होगा, है ना। अब सुनो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अब सुनो, पहले तो देखो इसके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, 4-5 रूल्स हैं। वो 4-5 रूल हमें पता हो और उनकी प्रैक्टिस, बस उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन उन 4-5 रूल्स को भी आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपको कुछ एक डायमेंशंस आती हो, ठीक है ना। मतलब ये इनकी सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन पता हो, तभी वो रूल काम के हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ, आप हाथ खड़े करना, बोलना नहीं है। सरफेस टेंशन की डायमेंशन कितने बच्चों को पता है? सरफेस टेंशन की डायमेंशन जिनको पता है, 1 2 3, सिर्फ 3 बच्चों को सरफेस टेंशन की डायमेंशन पता है। अब नीचे हाथ कर लो। और सरफेस टेंशन पेपर में कई बार आ चुका है, इसकी डायमेंशन की जरूरत कई बार पड़ चुकी है, कई बार, कई सालों में, मतलब इंपॉर्टेंट है एक। और अब कितने रूल पता हो चाहे, आपने तो डायमेंशंस के सारे रूल्स पता हैं, लेकिन अगर सरफेस टेंशन की डायमेंशन नहीं पता तो गए काम से, फिर तो नहीं होगा। अच्छा, आप हाथ खड़े करना, इम्पल्स की डायमेंशन कैसे निकालें? कितने बच्चे बता सकते हैं इम्पल्स की डायमेंशन कैसे निकालें? 1 स्टूडेंट, 2 3 4 5 स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी, आप बताओ कैसे निकालें? और मोमेंटम की डायमेंशन? गुड। 5 बच्चों को पता है कि इम्पल्स की डायमेंशन कैसे निकालने हैं।
इन पांचों को अगर रूल्स पता हो तो क्वेश्चन कर लेंगे, बाकियों को जो सारे रूल भी पता हो तो भी नहीं हो पाएगा। समझ गए बात को? मतलब क्या है कि हमें पहले तो डायमेंशंस पता होनी चाहिए, और डायमेंशंस पता होने के बाद फिर हमें वो रूल्स पता होने चाहिए, फिर उसके बाद ही हमसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। फिर इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, फिर ये टॉपिक ऐसे ही है, मतलब बिल्कुल आसान लगेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन डायमेंशंस, अब क्या डायमेंशंस कैसे पता हो सर हमें? मैं डायमेंशंस मैं कैसे निकालता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 2-4 तो याद कर रखी हैं, ठीक है ना, वो निकाल भी सकते हैं, चाहिए याद, जैसे फोर्स की याद है, वर्क की याद है, टॉर्क की याद है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी बार बार ज़रूरत पड़ती है इसलिए याद है। अदरवाइज इनको निकाल भी सकते हैं। इनमें ना आपको याद कुछ नहीं करना, या तो वो साथ करनी थी बस, या तो वो साथ करनी थी, बाकी चाहे एक भी याद ना करो आप, ठीक है ना, कहीं रट्टा मारना शुरू कर दो, ठीक है ना, मतलब रट्टा नहीं मारना, निकालनी है, उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए बस। तो अभी में जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं और आपको इजीली समझ में आ सकती हैं वो मैं एक बार बता रहा हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे एक होती है वेलोसिटी। यार सुनो, आप एक काम करो, पहले लिख लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है पता आपको? एल होती है, एल होती है। डिस्प्लेसमेंट की तो एल होती है, ठीक है। वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है आपको पता है? फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये बताओ, फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है इसका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय में टाइम, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बताइए? एक प्रकार की है तो लेंथ होती है, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी? एल। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आएगी? एल बाय टी, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये एल टी माइनस वन आएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको, है ना। अब लिखो अगली, तीसरे नंबर पे एक्सेलरेशन लिख लो। एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ये होता है। सुनो, वेलोसिटी की और चेंज इन वेलोसिटी की तो सेम होती है, वेलोसिटी की और चेंज इन वेलोसिटी की तो क्या होती है? सेम होती है। इसकी होगी एल टी माइनस वन और टाइम की क्या हो जाएगी? टी। तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए? एल टी माइनस टू आएगा। चाहे वेलोसिटी बोल दो चाहे चेंज इन वेलोसिटी बोल दो, डायमेंशन सेम होती है यार। वेलोसिटी की भी अभी लिखी थी एल टी माइनस वन, वेलोसिटी की तो चाहे आप याद भी कर लो एल टी माइनस वन, और ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एल टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है ना। एल टी माइनस टू हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अच्छा मान लो आगे लिखनी है, मान लो आपको फोर्स की। फोर्स क्या होता है बताइए? फोर्स क्या होता है बताओ? मास इनटू, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो ये फॉर्मूला पता हो बस, फॉर्मूला अगर पता होगा तो डायमेंशन तुरंत निकाल लोगे आप। अच्छा एक बात बताइए, मास की डायमेंशन क्या होती है? एम। एक्सेलरेशन क्या होती है? तो एम एल टी माइनस टू हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू हो जाएगी इसकी डायमेंशन, ठीक है जी। कर लेंगे आप इस टाइप से। मोमेंटम, मोमेंटम की बताइए, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस एक तो। अगर फॉर्मूला पता है तो आप बता सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है इसका बताइए? मास इनटू वेलोसिटी, क्या आएगा इसका? एम एल टी माइनस वन। ये इनकी डायमेंशंस जो है ना, मतलब ये आपको सीखने का आखिरी और पहला मौका है ये वाला बस,
ठीक है ना। ये डायमेंशंस ये जो है ना छोटी छोटी ये बेसिक बातें हैं मतलब, ठीक है ना। इनकी ये डायमेंशंस अगर अभी नहीं पता लगी तो कभी भी नहीं पता लगेंगी। अभी ये फॉर्मूले याद नहीं हुए, ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं। ये वाले फॉर्मूले तो मतलब बार बार यूटिलाइज होते ही रहते हैं वैसे, लेकिन से शुरू में याद करके रख लो। इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले समझने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होता है यार, सीधी सी बात है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सारी दुनिया को तो पता है, ठीक है ना। ये तो जनरल फॉर्मूले हैं, आप पहले भी बार बार यूटिलाइज कर चुके होगे इनको। अब बढ़ते हैं आगे, 5 तो हो गए। सुनो करते हैं इनको। अगला कौन सा था बताइए, कितने हो गए थे? 5 हो गए ना। मोमेंटम करवा दिया मैंने। अब लिखो, अब वर्क लिखो, वर्क 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 का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है यार इसका फॉर्मूला। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इससे डायमेंशन आ जाएगी आपके पास। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की क्या होती है? MLT-2। मैंने फोर्स का याद ही कर रखा है क्योंकि बार बार यूज होता है इसलिए। MLT-2 डिस्प्लेसमेंट होता है L, तो क्या आएगा बताइए यहाँ पर? ये ML2T माइनस, यही आएगा आपके पास। ML2T-2 आ जाएगा वर्क का, ठीक है। एक लिख लो आप एनर्जी का। सर एनर्जी कौन सी? कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो सोलर एनर्जी है, चाहे वो हीट एनर्जी है, चाहे वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, सबकी डायमेंशन क्या होती है? सेम। चाहे वो सरफेस टेंशन में सरफेस एनर्जी क्यों ना हो, चाहे वो गैस की इंटरनल एनर्जी ही क्यों ना हो, कोई भी एनर्जी आ जाए, डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। एनर्जी में आप एक की निकाल लो, फॉर्मूला बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना आपको? हाफ mv², वहाँ से निकाल लो बस। सोल्व करो आप इसको। m की क्या हो जाएगी? m हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? ये LT-1 का होल स्क्वायर क्या आएगा ओवरऑल? ML2T-2 आएगा आपके पास। क्या आ गई? एनर्जी की डायमेंशन आ गई ML2T-2, ठीक है। ये ना देखो सेम होती है वर्क की और एनर्जी की, वर्क की और एनर्जी की सेम ही होती है, ठीक है जी। आप बस ये अगर भूल जाओ तो काइनेटिक एनर्जी से निकाल लिया करो या पोटेंशियल एनर्जी से निकाल लिया करो आप, ठीक है। एक प्रेशर, एक पावर। अच्छा एक टॉर्क, टॉर्क की भी सेम ही होती है, इन तीनों की जैसी होती है टॉर्क की। टॉर्क होता है फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस, रोटेशन में पढ़ाएंगे क्या होता है? फोर्स इंटू में रेडियल डिस्टेंस, फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस होता है, यानी कि F इंटू, और ये कह सकते हो F इंटू आर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बताइए? F इंटू आर परपेंडिकुलर होता है ये, F इंटू आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ से आ जाएगी इसकी डायमेंशन, फोर्स की पुट करो, क्या पुट करोगे? MLT-2, और आर परपेंडिकुलर, आर मतलब रेडियल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ही ना है, तो डिस्टेंस ही, तो क्या लग जाएगा इसके आगे? L, तो क्या बनेगी ये? ML2। अच्छा अब सुनो, ये सारी डायमेंशंस आपको बिना देखे लिखनी आनी चाहिए। आ रही है बात समझ में आपको? इसके अंदर जो है, जब भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन लास्ट के टाइम में क्या कर रहा होता है, लास्ट के टाइम में जो 70-75 सारी हमने इकट्ठी इसमें दे रखी है क्या? इसमें सारी नहीं दे रखी है, आपको सारी इकट्ठी दे देंगे, ठीक है ना। है क्या सभी की सभी? दिखा ना एक बार, इसमें हमने 90 लिख रखी है, 90 है सिलेबस में, 90 है भाई। इसमें जो है ना, यहाँ पे ये 90 है, ये 90 की 90 इस इधर यूनिट लिख रखी है, फिर डायमेंशन लिख रखी है। ज़्यादातर क्वेश्चंस किसके आएंगे? डायमेंशंस के, ये लिख रखी है। ये सब बिना देखे लिखनी आनी चाहिए, लेकिन अभी पता क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि इसमें कुछ एक तो अजीब से नाम है जो आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे कईयों ने, तो जैसे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब इसकी डायमेंशन है वो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला कहाँ से आएगा इसका? कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सब पढ़ तो रखे हैं, एम्पलीफिकेशन फैक्टर, रट्टे मारने पड़ेंगे, तो इसलिए अभी नहीं करना इनको अभी क्योंकि कभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, अब पता ही नहीं होता क्या, अब पता ही नहीं होता क्या, तो इसकी डायमेंशन कैसे लिखोगे? ये तो जब वो चैप्टर आएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना आपका अल्टीमेटली जो टारगेट क्या है कि ये 90 की 90 सभी की सभी आपको मतलब बिना देखे तुरंत ऐसे देखते ही लिखनी आनी चाहिए। समझ में आ गई बात आपको?
और इनके रूल्स पता होने चाहिए, बस हो गया, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। अभी सुन लो आप, ये हो गया टॉर्क, हो गया आपके पास। टॉर्क के अलावा भी इन तीनों की सेम होती है, याद रखिए, वर्क एनर्जी और टॉर्क तीनों की क्या होती है, सेम होती है। वर्क की, एनर्जी की और टॉर्क तीनों की डायमेंशन सेम होती है जी। ठीक है, अब आ जाओ अगली बात, अगला करते हैं हम लोग प्रेशर। प्रेशर की करो भाई, प्रेशर क्या आएगी बताइए। देखो आप, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। क्या होता है बताइए, फोर्स बाय एरिया। वैसे थ्रस्ट बाय एरिया होता है वैसे, लेकिन कोई बात, क्योंकि ना इसकी डायमेंशन फोर्स बाय एरिया से निकल जाती है, इसलिए हम फोर्स बाय एरिया करते हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे केसेस में फोर्स और थ्रस्ट की वैल्यू सेम ही होती है। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स की तरह ही है, एक जैसा सही है, इसलिए एक बार फोर्स बाय एरिया लिख लो डायमेंशन निकालने के लिए, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है ना, यहाँ पे आप एक काम करो, फोर्स की क्या होती है बताइए, फोर्स की होती है एम एल बाय में L2। एरिया क्या है यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है बताइए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो यहाँ से आ जाएगी L2, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये ML-1 T-2। ये डायमेंशन लिख दी हमने प्रेशर की। हाँ जी, लिख लिए होंगे आपने इतनी सारी, तो कोई डाउट है किसी के मन में? ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितनी हो गई थी अभी ये, 10th लिखो भाई, 10th लिखो पावर की। जो कुछ तो मैं सिखानी पड़ेंगे ना, कुछ तो भी याद करवानी पड़ेंगे जो आप कर सकते हो इजिली। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है बताइए, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या हो जाएगा बताइए, ML2T-2 डिवाइडेड बाय में T, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये ML2T-3 आएगी पावर की, ML2T-3 आ जाएगी। समझ गए होंगे बात को? और लिखो आप, एक एरिया और वॉल्यूम की लिख लो आप, एरिया और एक वॉल्यूम। एरिया यार रेक्टेंगल का एरिया हो चाहे स्क्वायर का एरिया हो, एक ही बात है। चाहे सरफेस एरिया हो, मतलब चाहे आपका स्फीयर का सरफेस एरिया हो, चाहे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, एरिया होना चाहिए। सबकी डायमेंशन सेम होती है। एरिया किसी का, जैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इससे निकाल लो आप, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये L2 आएगा। एरिया चाहे किसी का भी एरिया हो, L2 आएगा। वॉल्यूम चाहे किसी का भी वॉल्यूम हो, चाहे स्फीयर का वॉल्यूम है, चाहे वो सिलेंडर का वॉल्यूम है, चाहे कोन का वॉल्यूम है, किसी का भी वॉल्यूम क्यों ना हो, तो वॉल्यूम में काम करो, क्यूबॉइड का लिख लो। क्यूबॉइड का क्या होता है बताइए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सबको पता है। अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू, तो ये कितना, ये क्या आएगी डायमेंशन इसकी, L की पावर 3 आ जाएगा आपके पास, L की पावर 3। समझ में आ गया होगा आपको ये। 14th 13th इसके अलावा आप लिखो इसमें इम्पल्स लिख लो। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ML-2 और टाइम क्या हो जाएगा T, तो क्या आएगा बताइए यहाँ पर, ये ML क्या आएगा आपके पास, ML-1 आएगा। ठीक है, ये आ गई इम्पल्स की। ये कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। हाँ जी बोलो। सुनो, ये इलेक्ट्रिक पावर है, और वो जो पावर है, जो ये बात कर रहा है कि सर जो लेंस की जो पावर होती है वो होती है 1/4 लेंथ।
तो फोकल लेंथ की डायमेंशन होती है सर एल, ठीक है ना। ये पावर ऑफ द लेंस की बात कर रहा है, वो अलग है। देखो ये वाली पावर और उस वाली पावर में फ़र्क है, ये इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर अगर होगी तो उसका जो फॉर्मूला तो यही रहेगा, उसका तो उसकी डायमेंशन यही रहेगी, पावर तो जनरली यही चलती है। लेकिन सिर्फ लेंस के केस में पावर है, पावर ऑफ द लेंस और ये वाली पावर अलग अलग है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो थर्मल पावर होती है, थर्मल पावर का भी अलग हो सकता है यार, निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पावर क्या होती है, रुको अभी तो बता ही देता हूँ मैं आपको। आई स्क्वायर आर टी होता है, जैसे उसमें करंट आ जाएगा, करंट में एम्पियर आ जाएगा। यार सुनो, ये इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, ये जनरल पावर है यार। ये किसी फोर्स की वजह से जो पावर डिलीवर्ड है वो है, ये किसी फोर्स की वजह से कितनी पावर डिलीवर होगी, ये वो वाली। मैकेनिक्स में यही वाली पावर यूज होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी पावर अलग होती है, जैसे कि ना रेजिस्टेंस से जो जूलिटिंग होती है आई स्क्वायर आर होती है, वो भी थर्मल पावर ही है जैसे। तो उसमें रेजिस्टेंस की भी लिखोगे, करंट की भी लिखोगे, करंट उसमें ए आ जाएगा करंट, तो उसमें ए तो कहीं भी नहीं आया जैसे, ठीक है ना। तो वो होती है इलेक्ट्रिक पावर होगी वो, तो वो पावर अलग है, उसकी डायमेंशन अलग आएगी। और एक पावर हो जाएगी पावर ऑफ लेंस, उसकी डायमेंशन अलग हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ये कह दिया था कि भाई एरिया चाहे किसी का भी एरिया हो, वॉल्यूम चाहे किसी का भी वॉल्यूम हो, चाहे एनर्जी चाहे कोई भी एनर्जी हो, तो इसको लगा कि भाई पावर चाहे कोई भी पावर हो, ऐसा नहीं है। पावर के मामले में सब अलग अलग है, ठीक है ना। जो पावर ऑफ द लेंस हो जाएगी वो तो 1/4 फोकल लेंथ, तो L-1 आएगी इसकी डायमेंशन। समझ में आ गई होगी बात आपको? कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? अब सुनो, अगला डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंदर जो है ना, कितने हो गए थे? 14 लिखो, 14 लिखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी जो यूज होंगे मैं वो बता रहा हूँ अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला क्या होता है इसका? मास इंटू रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर। ये होता है। तो डायमेंशन क्या आएगी बताइए इसकी? ml2 हो जाएगी इसकी डायमेंशन। इसकी डायमेंशन होती है ml2, ये इसकी डायमेंशन होती है ml2। टॉर्क की मैंने आपको बताई थी, है ना। एक लिख लो आप एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला पता है ना इसका? MVR होता है यार, सबको पता होगा ये तो। MVR मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियल डिस्टेंस, MVR। ये L से नोट करते हैं इसको। L का फॉर्मूला क्या होता है? MVR होता है। समझ आ रही बात आपको? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियल डिस्टेंस। अभी याद कर लो यार, नहीं पता तो एक बार। कुछ चीज़ों के जो है ना, मतलब याद ही करनी पड़ती है यार, कुछ एक चीज़ हम ये सोचे ना उनको हम याद ही तभी करेंगे जब समझ में आ जाएंगे, तो फिर वो कभी भी ऐसा हो ही नहीं पाता। जब 7th क्लास में थे तो मतलब मैं हिंदी मीडियम में था 6th क्लास में, 7th में एकदम से इंग्लिश मीडियम हो गया। तो साइंस में कुछ समझ ही नहीं आता था, मैं सबसे कमज़ोर स्टूडेंट था, सबसे डफर, ठीक है ना। तो टीचर ना मतलब इंग्लिश में लिखवाते थे साइंस के, तो ना मतलब वो उतनी स्पीड भी नहीं हो पाती लिखने की, किसी और बच्चे कॉपी देके लिखना पड़ता था। तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते थे ना, उसमें ना ऐसे याद करना पड़ता था, इस वर्ड के बाद ये वाला वर्ड आएगा, इस वर्ड के बाद ये वाला वर्ड आएगा, ऐसे याद करना पड़ता था। और इतना बैंकर वाला रट्टा मार के जाता था, मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आते थे उसमें, ठीक है। एज इट इज डिटो, मतलब टीचर को लगता था चीटिंग कर रखी होगी इसने पक्का, मतलब कहीं ना कहीं से देख के लिखा है, लेकिन मैं इतना भयंकर रट्टा मारता था उसका। तो ऐसे केस में फिर लेकिन मुझे ये भी लगता था यार ये गलत है, बिना समझे मैं याद कर रहा हूँ, लेकिन करना पड़ेगा, ये था। लेकिन जब उसकी जब दोबारा से जब रिवीजन हुई ना, जब क्लास के अंदर, तो दोबारा से जब रिवीजन हुई तब मुझे वो समझ में आने लग गया पूरा, ठीक है ना। तब मुझे पता लग गया अरे ये याद कर रहा था मैं, इसका मतलब तो ये था, ऐसे थोड़ा बहुत तू बना के भी लिख सकता है इसको, तब मुझे समझ में आया। अगर मैं उसको सीधा याद ना करता ना, मेरा मतलब मेंटल लेवल थोड़ा बढ़ चुका था, मुझे चीज़ों की समझ आ चुकी थी, लेकिन मैं शुरू में अगर उसको याद ही ना करता तो मुझे उसकी वैल्यू कभी नहीं पता लगती जो मैंने सीख ली थी जो चीज़। कहने का मतलब ये है कि यार याद किया हुआ मुझे काम आया, मतलब जो है ना। तो अल्टीमेटली शुरू में ना वो चीज़ें याद करनी ही पड़ती हैं,
शुरू में याद ही करनी पड़ती हैं, कोई बात नहीं। अगर ये एंगुलर मोमेंटम एम भी आ रहा है जैसे, अब आपको तो नहीं सर ये फॉर्मूला मैं तब याद करूंगा जब पहले मुझे एंगुलर मोमेंटम समझ में आए। एंगुलर मोमेंटम जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन याद भी हो जाएगा, फिर भूल जाओगे उसको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसके ऊपर डिटेल्ड क्लास है पूरी की पूरी, 1-1.5 क्लास लगेगी एंगुलर मोमेंटम पे। तो वो जो 1-1.5 क्लास है उस दौरान तो ये एम रट जाएगा, उस टाइम भी समझ में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल याद कर लो, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियल डिस्टेंस। अच्छा अब सुन लो, इसके अंदर एक बात बताइए, मास की डायमेंशन क्या होती है एम, वेलोसिटी की और रेडियल डिस्टेंस की एल, तो क्या आएगी बताइए, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 16वें नंबर पे एंगुलर मोमेंटम आपने याद कर लिया। एक है स्ट्रेस स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस, ये तीनों हैं। एक होता है स्ट्रेस स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस। अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा या डीपीपी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो अभी जरूरत पड़ने वाली है जिन डायमेंशंस की, वो सारी मैं लिखवा रहा हूँ। ये आपको अभी की अभी पता होना चाहिए कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। स्ट्रेस, एक है स्ट्रेन, एक है यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस की बताइए, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया ही होता है ये भी। सर वो तो प्रेशर होता था, कोई बात नहीं यार, वो एक्चुअल में ये है, वैसे फोर्स बाय एरिया, वो तो थ्रस्ट बाय एरिया था, और थ्रस्ट और फोर्स की डायमेंशन एक जैसी होती है। वास्तव में स्ट्रेस ही होता है फोर्स बाय एरिया, और थ्रस्ट और फोर्स एक ही बात है, मतलब डायमेंशन वाइज एक ही बात है। तो फोर्स बाय एरिया, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, प्रेशर वाली हो जाएगी, mL(T-2/L2), क्या आएगा यहाँ पर ये बताइए, mL-1T-2 आ जाएगा आपके पास। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब डेल्टा एल बाई एल होगा, क्या आएगा बताइए यहाँ पे। अब सुनो, चेंज इन लेंथ की और लेंथ की एक ही बात है, तो इसकी और इसकी जो डायमेंशन सेम है तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। इसको या तो लिख दो डायमेंशनलेस, या तो इसको लिख दो डायमेंशनलेस, और इसको लिख दो m0 l0 t0, ऐसा लिख दो m0 l0 t0, ऐसा भी लिख सकते हो इसको। समझ में आया कि नहीं आया ये। अच्छा यंग्स मॉडुलस की, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसको y से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं इसको, y से, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस की तो हमें पता ही है, स्ट्रेस की क्या होती है mL-1T-2, और स्ट्रेन क्या होता है डायमेंशनलेस। जीरो ना लिखो, m0 l0 t0 लिख दो, सीधा जीरो नहीं लिखते, या 1 लिखते हैं, 1, इसको 1 भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो क्या आएगी यहाँ बताइए इसकी, mL-1T-2। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई शक है किसी को इस बात में। एक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एक है प्लैंक्स कांस्टेंट, इन दोनों की ओर बता रहा हूं मैं अभी आपको। एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इन तीनों की ओर लिख देते हैं हम लोग। ये 3 कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशन बहुत बार पेपर में आ जाती है। कितनी होगी, 18 होगी ना, 3 और करवाना होगी एक बार। एक तो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। किस डिनोट करते हैं इसको बताइए, कैपिटल जी से। इसकी डायमेंशन पेपर में कई बार आ जाती है और हमें पता नहीं होता है, तो छोटी सी बात। या देखो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, F=G(m1m2) बाय, ये किसी का फॉर्मूला है कि अगर 2 मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट, न्यूटन ने बताया था कि m1 और m2 के अगर 2 मास हैं और उनके बीच का गैप अगर r है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस फोर्स के साथ, G(m1m2/r²), इस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं वो एक दूसरे को। यहां से आ जाएगी डायमेंशन, क्योंकि मैं फोर्स की पता है, m1 की पता है, m2 की पता है, मास की तो पता ही है, और r² की पता है, तो यहां से आ जाएगी। यहां से g को अलग कर लो, g क्या आएगा यहाँ पर, ये Fr² डिवाइड बाय m1 m2 लिख सकते हो आप इसको। अब देखो फोर्स की पुट करोगे आप mL(T-2), इसकी L2, और नीचे आएगा m2,
क्या आएगा बताइए इसका, m-1 l की पावर 3 t-2, ये आएगा आपके पास। ये किसकी डायमेंशन आ गई आपके पास, कैपिटल जी की। याद नहीं करनी होती, एट ए टाइम ही निकलेगी। तो अगर पेपर में आ गई तो ये फॉर्मूला याद करना है बस आपको, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए बस। ये डायमेंशन तो एट ए टाइम ही निकलेगी, लेकिन ये वाला फॉर्मूला टिप्स में होना चाहिए। आगे बात समझ में आपको। अब अगला, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर, इसको लिखोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी। सबको पता है यार ये इक्वेशन, तो पीवी इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन होती है। इसमें जो आर है ना, यही होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो आर होता है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यहाँ से आ जाएगी पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, टी फॉर टेम्परेचर। ये बात सारी दुनिया को पता है, ठीक है ना। तो आर नहीं, क्या हो जाएगा आर, पीवी अपॉन में एन टी। सबकी पुट कर दो। प्रेशर की क्या पुट करोगे यहाँ पे, ये तो फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया पुट कर लो। वी फॉर वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम को, और नीचे एन नंबर ऑफ मोल्स, इन सब की पुट करो। फोर्स की पुट करो mL-T-2। ये वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है, L की पावर 3। ये एरिया है L की पावर 2। इसकी लिखोगे मोल और इसकी लिखोगे केल्विन, ठीक है। अब लिखो आप क्या लिखोगे बताइए। अब उसके बाद L2 को ऊपर ले जाओ, L बचेगा, L2 बचेगा क्योंकि L की पावर 4 है ये, और नीचे L2 है तो L2 बचेगा। T माइनस एनर्जी की लिख दो एक प्रकार से, फिर मोल -1 और K -1। एनर्जी की डायमेंशन लिख के मोल -1 K -1, ये तो याद भी रख सकते हो वैसे इसको तो। बिल्कुल, इसकी यूनिट भी होती है जूल पर मोल पर सेकंड होती है इसकी यूनिट, पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन होती है इसकी यूनिट, होती है जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी यूनिट भी होती है। तो वहाँ से आ जाएगा ये जो mL/T-2 मोल इनवर्स K इनवर्स, ठीक है ना। इसको चाहो तो याद रख सकते हो आप, ठीक है। कितने हो गए बताइए, ये 20 हो गए ना, 21। ये नोट कर लिया होगा आपने, है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट, यार ये पता है क्या, इससे पहले एक और बताऊंगा मैं। ये 22वां है, 21वां सुन लो। फ्रीक्वेंसी, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू। इसकी डायमेंशन लिखनी है आपको न्यू की। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है बताइए, 1 अपॉन में टाइम पीरियड होता है, यानी कि 1/t होता है ये। हाँ जी, क्या होता है ये 1/, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, बस इतना ही बोल दो। चाहे पूरा बोलना चाहो तो ऐसा बोल दो, m0 L0 T-1, चाहे ऐसे बोल दो, चाहे अकेला T-1 बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T-1 भी लिख सकते हो, m0 L0 T-1 भी लिख सकते हो। ये फ्रीक्वेंसी हो गया, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब सुनो, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये फॉर्मूला दिया था प्लैंक ने, E = h/न्यू। E फॉर एनर्जी, H फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है यार। ये चीज़ें जो है ना मैं थोड़ी सी याद जरूर करवा रहा हूँ यार, लेकिन मैं ना पहले सिर्फ मैं कहता था याद मत करो, रट्टा मत मारो, समझो पहले, ठीक है ना। मतलब जो बच्चा ऐसे ही रट्टा मार लेता था मैं उसकी बेइज्जती करता था क्लास में। लेकिन अब मुझे पता लग गया यार, समझ के मतलब समझ में तो आता रहेगा आराम से, मैं समझाऊँ तो इन चीज़ों को। लेकिन जब जो इतने सारे रिजल्ट होते हैं मेडिकल वाले बच्चे को, तो जो है ना मतलब इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया, क्वेश्चन सीधा अगर पता याद है तो तुरंत हो गया, ना तो जितना समझ ना आया, जितने साइंटिस्ट बनते रहो आप। कई इतने बड़े साइंटिस्ट बनते रहते हैं, आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है ना। कई ऐसे बच्चे रहे पिछले सालों में जो इतना दिमाग लगाते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन मतलब जो है ना मतलब पूरा गहराई से सोचते थे। मैंने कहा यार कितना ज़्यादा गहराई में जाके सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं हुए फॉर्मूला बेस्ड पेपर में, फाइनल पेपर में। उनको फॉर्मूला ध्यान है तो वो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा, सीधा 4-5 नंबर का गेम है।
अगर गलत हो गया तो 1 नंबर गया, और सही हो गया तो फिर 4 नंबर आगे तुरंत। 5 नंबर का तुरंत पड़ता है 5 नंबर का फ़र्क, ठीक है ना। तो यहाँ तो ना साम दाम दंड भेद सारे लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। 720 में से 600 प्लस नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है अब, मतलब वो तो गया टाइम अब कि पहले कॉन्सेप्ट बनाओ। कॉन्सेप्ट तो बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा यार कॉन्सेप्ट बनाओ, मैं सीधे रिटर्न नहीं मरवा रहा। ये तो टॉपिक ही ऐसा है कि मुझे कहना पड़ रहा है, मैं अभी समझा नहीं सकता डिटेल में, अभी ये आगे आएंगे। लेकिन फिलहाल तो ये याद ही करो बस, E = h न्यू, E = h न्यू। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मतलब नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ना 3D फिगर्स होती हैं रेजिस्टेंसेस वगैरह की, ठीक है, रेजिस्टेंसेस वगैरह की, जैसे कि ना इसमें मान लो ये ऐसे है, ये वाला, इसमें हर एक में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जैसे, ठीक है, ये ऐसे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं इस तरीके से। इसके अंदर आर इफेक्टिव बताओ इसके और इसके बीच में, ठीक है। इस टाइप के भी होते हैं क्वेश्चंस, इसमें नॉन मेडिकल वाले बच्चे ज़्यादा करते हैं। सब में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आर इफेक्टिव बताना है, ठीक है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन होता है जैसे एक पेपर में आता है, सब में रेजिस्टेंस लगा हुआ एक, इसके और इसके बीच में आर इफेक्टिव बताओ। जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब अक्सर बच्चे ना, मैं पहले क्या करता था, इनको बहुत डिटेल में समझाता था, बहुत गहराई से, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सप्लेन करता था, ग्रीन सिमेट्री, रेड सिमेट्री, पता नहीं कौन कौन से कंसेप्ट लगे, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन, 2 क्लास लगाई हुई है, ठीक है। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, मेरे को ना एक मेडिकल, मौलाना आजाद मेडिकल का स्टूडेंट मिल गया, और हमारा जो रैक था, मतलब ट्रेन में क्या होता है, रिजर्वेशन नहीं हो पाता, कई बार कंफर्म सीट कंफर्म नहीं हो जाती, तो साइड में 2 सीटें होती हैं, उसमें आप रात में सिर्फ बैठ सकते हो, आप सो नहीं सकते वहाँ पे, सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह होती है, RAC बोलते हैं उसको। मुझे मिला RAC, और मेरे साइड वाली सीट में था, सो तो सकते नहीं थे, बैठ ही सकते थे, तो बैठ के बात ही कर सकते थे बस। तो वैसे तो काफ़ी देर बात चलती रही, फिर उसने ना फिर बाद में बताया, तो मैं तो यहाँ पढ़ता हूँ दिल्ली में, मौलाना आजाद में पढ़ता हूँ, वो कहीं कोचिंग ली हुई थी उसने कई बार से, तो उसने जो है ना, तो फिजिक्स को लेकर डिस्कशन हुआ, तो उसने उसको सिर्फ और सिर्फ, जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात आई, तो उसको सिर्फ इसके रिजल्ट याद थे इसके, कहते ये तो ना मतलब मैंने कभी किए ही नहीं, मतलब जो ना मैंने छोड़ ही दिए, कभी आया ही नहीं था क्वेश्चन कभी भी। और इसके ये कैसे आया ये मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, मैंने सिर्फ रिजल्ट याद कर रखे थे इसके, और उसने उसी टाइम रिजल्ट बता दिया, 5r/6 3r/4 7r/12 उसी टाइम बोल दिया, और 3rd ईयर का स्टूडेंट था, और उसे सारे रिजल्ट उसी टाइम सुनाना शुरू कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि यार देखो, मतलब बच्चे, और ये तो पुरानी बात हो गई, मतलब जैसे, तो रिजल्ट याद किया हुआ काम आ गया, और हो सकता है कि बहुत अच्छा बच्चा हो, बहुत तेज बच्चा हो, और सारे इस टाइप के जाने कितने सारे क्वेश्चंस करके जाए, तो वो इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन आएगा तो वो तो कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेगा, कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश का तो रह जाएगा, वो तो कई सारे क्वेश्चन को छोड़ के आएगा उसके चक्कर में, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में। मतलब कहने का ये है कि कुछ जगह पे हमें जो है ना रिजल्ट याद करने पड़ेंगे, सीधी सी बात ये है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, ये कौन सा था, E = h न्यू, इसका और कर लेते हैं हम लोग। E = h न्यू है, जैसे h, यहाँ पे h का निकालना अपने को, h का क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, E/न्यू, E क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, mL/t-2, और न्यू की कितनी आएगी था यहाँ पे, t-1, इसको ऊपर ले जाओ, क्या आएगा यहाँ पर, ये mL/t-1 आ जाएगा आपके पास, ये h की डायमेंशन, ये आपके पास h की डायमेंशन आ गई। इस तरीके से समझ में आ गई होगी बात आपको, कोई रह गया और जो ज़्यादा ज़रूरी हो अभी, जो समझ में आ सकता हो, कहने का मतलब ये है। ऐसा है, ऐसे तो टोटल 90 होते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल मैं जो रूल समझाऊंगा आपको, जिसके थ्रू, वो इन 22 के थ्रू मैं सारे रूल समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। ये 22 कल आपसे पहले लिखवा के देखे जाएंगे, आते ही बिना देखे लिखने आपको, 22 हो गए ना, ये 22 के 22, ठीक है।